नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं सुरेंद्र मोहन पाठक जी द्वारा लिखा गया विमल सीरीज का एक और मजेदार उपन्यास जौहर ज्वाला पार्ट 3। शनिवार 13 मई, मुंबई दिल्ली। टेलीफोन की घंटी बजी। विमल ने रिसीवर उठाया और माउथपीस में बोला, हेलो, इरफान बोलता हूँ बाप। आवाज आई। कल की अफरा तफरी में एक खास बात बोलना भूल गया। क्या? होटल से बाहर जाएं तो गोदाम के रास्ते जाने का नहीं है, न ही गोदाम के रास्ते वापस लौटने का है। वजह? मुलाकात पर बोलूंगा। ठीक है। उसने रिसीवर वापस क्रेडल पर रख दिया। होटल में राजा साहब तो स्थापित हो ही चुके थे। उनका सेक्रेटरी और चीफ असिस्टेंट कॉल भी स्थापित हो चुका था। दोनों की होटल में मौजूदगी का भ्रम बनाए रखने के लिए बावक्ती जरूरत विमल का होटल से बिना किसी की निगाह में आए चुपचाप खिसकना जरूरी था, जो कि गोदाम के रास्ते ही संभव था। अब इरफान उस रास्ते के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा रहा था, तो जरूर कोई खास ही वजह थी। उसने भाई का मोबाइल नंबर निकाला और उस पर फोन लगाया। तत्काल उत्तर मिला। मैं तुझे रात को ही फोन करना चाहता था, विमल बोला, लेकिन तेरा लिहाज किया, तुझे सोते से न जगाया, तुझे डिस्टर्ब न किया। क्या चाहता है? भाई की आवाज आई। खबर लग गई? हाँ, लग गई। रात को ही लग गई थी या अभी लगी? रात को ही लग गई थी। यानी कि तेरे सगे वालों ने, तेरे करीबियों ने तेरा वो लिहाज न किया जो कि मैंने किया। अब क्या चाहता है? मैंने बोला था कि ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। सोहल, तूने एक बेगुनाह का खून किया, जिसके लिए तेरा खुदा तुझे कभी माफ नहीं करेगा। तेरे कहने से बेगुनाह हो गया तेरा छोटा अंजुम? हाँ, क्योंकि मेरे से बेहतर कौन जानता हो सकता है कि वो फिरोजा का कातिल नहीं था। उसका तुका और वागले की मौत से कुछ लेना देना नहीं था। तेरे बारे में ये बहुत मशहूर है कि तूने कभी किसी बेगुनाह की जान नहीं ली, लेकिन आज के बाद ऐसा दुनिया तेरे बारे में कहे तो कहे, तो खुद अपने बारे में ऐसा नहीं कह सकेगा। ये वो शख्स बोल रहा है जो अभी कल इन्हीं वाकयात की एवज में बधाइयां बटोरने की कोशिश कर रहा था। मैंने कभी ये नहीं कहा कि वो कत्ल मैंने करवाए थे, लेकिन ये भी नहीं कहा था कि नहीं करवाए थे। साथ में जो हुआ उसने मुझे सबक लेने की राय दी थी, मुझे खुली धमकी दी थी कि सिर्फ तुका, वागले और फिरोजा ही मेरे करीबी नहीं थे। तू जो मर्जी पकता रहे, लेकिन हकीकत यही है कि अभी तक भाई ने कुछ नहीं किया। जो किया किन्हीं और लोगों ने ही किया। किन्होंने? नाम ले उनका। लेकिन अब आइंदा जो करेगा भाई करेगा। कोई शेर की मूंछ का बाल नोच ले और शेर खामोश रहे, ये नहीं हो सकता। यानी कि तू इधर आ रहा है? आ रहा है तो तेरे लिए लाल कालीन बिछा कर रखूंगा और शाही दस्तरख्वान सजा कर रखूंगा। नहीं आ रहा तो मैं आता हूँ। तू आता है? हाँ, तेरे गले लग के मिलने के लिए। मैंने पासपोर्ट का इंतजाम कर लिया है। बहुत जल्द तू मुझे अपने सिरहाने खड़ा पाएगा। मैं उस मुबारक दिन का इंतजार करूंगा, लेकिन तब तक मेरी एक बात सुन ले। तुका वगैरह के कत्ल से भड़क कर मेरे खिलाफ तू जो कदम उठाएगा, गलत उठाएगा, नाजायज उठाएगा, गैर जरूरी उठाएगा। दुश्मन को पहचाने बिना वार करने वाला आदमी हमेशा खुदकुशी का तमन्नाई होता है। पहले अपने दुश्मन पहचान, वरना बेमौत मारा जाएगा। अगर तेरा इशारा दिल्ली वालों की तरफ है तो समझ ले कि वो भी अब चंद घड़ियों के ही मेहमान हैं। और दोस्तों को भी पहचान। दोस्त यानी कि तू? यकीनन मैं। सोहल, या मेरी दोस्ती कबूल कर या चौतरफा हमले के लिए तैयार है। दोस्ती कबूल करूं तो चौतरफा हमला नहीं होगा? नहीं होगा। फिर मैं छोटा अंजुम की मौत का भी गम खा जाऊंगा। फिर तेरे दुश्मन मेरे दुश्मन होंगे। फिर मैं ही उनका सफाया कर दूंगा जो कि तेरे पीछे पड़े हैं। लेकिन जिनसे आजकल तू हाथ मिला रहा है, यही समझ ले। लिहाजा सगा तो तू किसी का ना हुआ ना। आज जैसे तू सोहल की खातिर उनकी दोस्ती पर थूकेगा, कल तू किसी और की खातिर सोहल की दोस्ती पर थूक देगा। ऐसा नहीं होगा। क्या गारंटी है? भाई की जुबान गारंटी है। भाई की जुबान न हुई, टकसाली सिक्का हो गई। तू बहुत बोलता है भाई। लगता है मैं तेरे से बहस में नहीं जीत सकता। तू मेरे से कैसे भी नहीं जीत सकता। वहम है तेरा। तूने मिसेस स्क्वेरा के ठिए का एक कमरा उड़ाया, मैं पूरा होटल सी व्यू उड़ा दूंगा।
तो सोच तू कहाँ होगा और तेरे हिमायती कहाँ होंगे। विमल सकपकाया। सीयू का नाम किस लिए? वो बोला, सोच, समझ जाएगा, समझाने के लिए ही नाम लिया है। अभी नहीं समझ पा रहा तो जब समझ जाए तो फिर फोन करना। तब तक के लिए खुदा हाफिज। संबंध विच्छेद हो गया। 10 बजे एसएचओ नसीब सिंह अपने थाने में अपने ऑफिस में आकर बैठा। आते ही उसने हवलदार तरसेम लाल को तलब किया। बैठ, वो बोला। तरसेम लाल सकपकाया सा उसके सामने एक कुर्सी पर बैठ गया। कितनी उम्र हो गई? एसएचओ ने सहज भाव से पूछा। जी, सकपकाया सा तरसेम लाल बोला। ऊंचा सुनता है? जी नहीं, मैंने पूछा था कितनी उम्र हो गई। 40। 40 तो कोई खास उम्र नहीं। ठीक दिखाई देता होगा, ठीक सुनाई देता होगा। जी हाँ, अभी तो सब चौकस है। मैंने अभी का ही पूछा, खास तौर से सुनाई देने के बारे में। सब बढ़िया है जनाब। बढ़िया ही होना चाहिए। एसएचओ ने घंटी बजाई तो एक सिपाही ने भीतर कदम रखा। दरवाजा बंद कर दे। एसएचओ ने आदेश दिया। जब तक मैं न बुलाऊं कोई भीतर कदम न रखे। सिपाही ने सहमति में सिर हिलाया और फिर आदेश का पालन किया। तरसेम लाल को एकाएक फिजा भारी लगने लगी। किस फिराक में था एसएचओ? एसएचओ ने दराज में से टेप रिकॉर्डर निकाला, उसमें एक ऑडियो कैसेट डाला और फिर बोला, मैं तुझे एक टेप सुनाने जा रहा हूँ, गौर से सुनना। वॉल्यूम कम लगे तो बताना, कोई बात समझ में ना आए तो भी बताना, ताकि मैं टेप को पीछे सरकाकर वो हिस्सा तुझे फिर सुना सकूं। समझ गया? समझ तो गया साहब, लेकिन बात क्या है? बात भी समझ जाएगा। तो मैं शुरू करूं? मर्जी है आपकी। एसएचओ ने टेप चालू किया। तरसेम लाल को खुद अपनी आवाज साफ सुनाई दी तो वो चौंका। फिर हवलदार हरपाल सिंह नेगी की आवाज, फिर उसकी, फिर नेगी की। माजरा समझते उसे देर न लगी। पिछली रात नेगी ने खामखा ही उसकी दावत नहीं की थी। जल्दी ही उसकी समझ में आने लगा कि नेगी ने जो किया था एसएचओ की सिखाई पढ़ाई किया था। जो जो टेप आगे बढ़ता गया तरसेम लाल के चेहरे का रंग उड़ता गया। आखिर जब टेप खत्म हुआ तो उस घिसे हुए करप्ट पुलिसिये का चेहरा कागज की तरह सफेद था। टेप समाप्त हुआ। एक बार फिर सुनेगा? एसएचओ बोला। तरसेम लाल का सिर मशीन की तरह इनकार में हिला, यानी कि सब पल्ले पड़ गया। चौकस? तरसेम लाल के मुंह से बोल न फूटा। अब क्या कहता है? बचा लो माई बाप। तरसेम लाल गिड़गिड़ाता सा बोला। पांव पकड़ता हूं। सारी हेकड़ी निकल गई। एसएचओ व्यंगपूर्ण स्वर में बोला। परसों तो बहुत फैल रहा था। एसआई जनक राज को जलील कर दिया, खुद मेरी बोलती बंद करा दी। खता हुई माई बाप। परसों रात की वारदात तो छोटा वाकया था। तेरी कमीनगी की वजह से मायाराम बाबा को लेकर कितनी बड़ी वारदात हुई। जान तक गई एक पुलिस अधिकारी की। सब तेरी वजह से हुआ। तरसेम लाल तो गया काम से, लंबी सजा पाएगा। तरसेम लाल के रहे सहे हवास भी उड़ गए। सजा? वो घबरा कर बोला। हाँ भैया, जेल तो तू जाए ही जाए, उससे पहले ही तेरा खून भी हो जाए तो बड़ी बात नहीं। खून? जिसकी बाबत तूने नशे में मुंह फाड़ा, जब उसको तेरी करतूत की खबर लगेगी तो तेरा मुंह बंद करने के लिए वो और क्या करेगा? साहब, मेरे से खता हुई, बस इस बार बचा लो, कैसे भी बचा लो। मैं ता जिंदगी आपके पांव धो धो के पीऊंगा। जिंदगी बचेगी तो ऐसा कुछ करेगा ना? साहब, आप बचाएंगे तो बच जाएगी। मैं क्यों बचाऊंगा? साहब, मैं आपकी भेड़, मैं आपका पालतू कुत्ता। बचा लीजिए, मुझे गरीबी ने मारा। गरीबी ने नहीं, कमबख्त लालच ने मारा, अय्याशी ने मारा, हराम के माल की अंधा कर देने वाली चमक ने मारा। थाने की मुखबिरी करते वक्त अपनी करतूत का अंजाम ना सोचा। कोई मरे चाहे जिए, सुथरा घोल बताशा पिए वाली मसल सच करके दिखाई तूने। साहब, बचा लो, एक बार बचा लो। ठीक है, इतना गिड़गिड़ा रहा है तो बचा लेते हैं। भगवान आपका भला करे साहब। एसएचओ ने उसके सामने एक फुल स्केप कागज और बॉल पेन रखा। ये क्या? इस पर अपना इकबालिया बयान दर्ज कर। साहब, बयान ही दर्ज कर दिया तो फिर क्या बचा? मैं बचेगा। बयान का क्या होगा? उसी झामनानी को फांसने के लिए उसके खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। और तरसेम लाल पहले ही इनकार में सिर हिलाने लगा। क्या हुआ? साहब, झामनानी ने मेरे से कोई बात नहीं की थी, ना मायाराम की बाबत
और ना सोहल की तस्वीरों की बाबत। तो किसने बात की थी? उसके एक आदमी ने, जिसकी बाबत मैं अलग से जानता था कि वो झामनानी का आदमी था। यानी कि उसको झामनानी का आदमी समझकर तूने ये अंदाजा लगाया था कि तेरी खिदमत का खरीदार असल में झामनानी था। हाँ साहब, टेप में तो तू झामनानी का जिक्र यूं कर रहा था जैसे वो तेरा हम प्याला हम निवाला हो। नेगी पर रौब गांठने के लिए साहब, नेगी पर रौब गांठने के लिए इतना बड़ा और रसूख वाला आदमी भला क्यों कर मेरा एक मामूली हवलदार का हम प्याला हम निवाला होगा? एसएचओ के चेहरे पर असंतोष की भाव आए। फिर क्या बात बनी? मुंह बड़बड़ाया। तरसेम लाल खामोश रहा। उस आदमी का नाम बोल, एसएचओ बोला, जो इस बाबत तेरे से मिला था। तरसेम लाल ने एक फर्जी नाम बोला। पता बोल। उसने एक फर्जी पता बोला। अब कागज पर अपना इस्तीफा लिख। तरसेम लाल जैसे आसमान से गिरा। जी? उसके मुंह से निकला। लिख कि किन्हीं व्यक्तिगत कारणों से तो पुलिस की नौकरी करता नहीं रह सकता। तो स्वेच्छा से अपने पद से इस्तीफा दे रहा है, जिसे कि आज ही से लागू माना जाए। साहब रहम, ये रहम ही हो रहा है कमीने। साहब मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। फौरन तो नहीं मर जाएंगे, क्योंकि अभी तेरे पल्ले 50,000 रुपए हैं। साहब साहब मैं, तरसेम लाल, अभी जेल में बंद नहीं होना चाहता, तो फौरन मैं जो कहता हूँ वो कर। तेरी रिहाई इसी शर्त पर हो सकती है कि तू महकमे से इस्तीफा दे। साहब इतनी बड़ी सजा ना दीजिए, ट्रांसफर करा दीजिए, लाइन हाजिर करा दीजिए। नो साहब, महकमे में क्या मैं अकेला करप्ट हूँ? जिस हमाम में सब नंगे हों वहां पकड़ा तू गया है, कोई और पकड़ा जाएगा तो उसका भी अंजाम तेरे से जुदा नहीं होगा, बल्कि तेरे से बुरा होगा, क्योंकि उसके सिर पर बचा लेने की दुहाई से पिघल जाने वाला कोई इंस्पेक्टर नसीब सिंह नहीं होगा। तरसेम लाल, अपने आप को खुशकिस्मत जान और फौरन हुक्म की तामील कर, वरना अभी हवालात में बंद होने के लिए तैयार हो जा। कांपते हाथों से तरसेम लाल ने बॉल पेन उठाया और कुल जहान को, खासतौर से अपनी तकदीर को और अपनी दगाबाज सहकर्मी हरपाल सिंह नेगी को कोसता अपना इस्तीफा लिखने लगा। विमल नेपिनियन हिल पहुंचा। लोहिया कोठी में मौजूद था। वो विमल को अपने ऑफिस नुमा कमरे में मिला। वेलकम, वो बोला। सुबह सवेरे आए हो तो कोई खासी बात होगी? बात तो खासी है लोहिया साहब, विमल बोला। क्या? मुझे हाल में इशारा मिला है कि मेरी वजह से आप पर आंच आ सकती है। क्या? कुछ लोग मेरे पर प्रेशर बनाने के लिए उन लोगों पर हमले कर रहे हैं जो मेरे करीबी हैं, मेरे मेहरबान हैं। ऐसे एक शख्स आप भी हैं। तुम्हारा मतलब है कि मेरे पर भी हमला हो सकता है? जानलेवा, लेकिन आपसे किसी जाति अदावत की वजह से नहीं। तो मेरे से दुश्मनी निकालने के लिए, मेरे तक पहुंच बनाने के लिए। कमाल है, ऐसा कहीं होता है? होता है, हो रहा है। इसलिए आपको चेताने के लिए मैं खुद चल कर आया हूँ। चेत तो मैं गया भाई, लेकिन चेत कर क्या करूं? घर में बंद होकर बैठ जाऊं? उसका क्या फायदा होगा? ऐसी कोई गारंटी नहीं कि घर पर हमला नहीं हो सकता। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आइंदा चंद दिन आप बहुत सावधान रहें, कहीं अकेले न जाएं, गैर ना वाकिफ लोगों से परहेज रखें और डेली रूटीन का भेद तो किसी को दें ही नहीं, उसे बदलते भी रहें। किसी ऐसे शख्स का कोई दावतनामा कबूल न करें जिसे कि आप जाती तौर से न जानते हो। लोहिया साहब, ये चंद दिनों की जहमत है, फिर बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, आप करेंगे ये सब? जरूर करूंगा भाई, मरना कौन चाहता है? एग्जैक्टली, तो मैं निश्चिंत हो जाऊं? हाँ, कोई खुदाई मार पड़ गई तो बात दूसरी, वरना इंसानी मार से तो मैं पूरी तरह से सावधान रहूंगा। थैंक यू। अब एक सवाल मेरा भी, फरमाइए। कल रात मदाम सुकीरा के ब्रादल में बम फटा और उसकी चपेट में आकर उसका एक स्टडी कस्टमर मारा गया। तुम्हारा तो उस वारदात से कुछ लेना देना होगा नहीं? कैसे होगा? मेरा भी यही ख्याल था। अब तो वहां विजिट करना भी जरूरी नहीं रहा होगा। जी हाँ, समझ लीजिए कि जो एक बार देखा उसे दोबारा देखने की कोई हवस नहीं। ठीक। विमल होटल सी व्यू के नए जनरल मैनेजर के ऑफिस में उसके सामने बैठा था। उस घड़ी वो अपने उस बहरूप में था जिसमें उसने ओरिएंटल होटल एंड रिजॉर्ट्स के ऑफिस में
पहली बार कदम रखा था। मेरा नाम कौल है, वो बोला। मैं राजा साहब का सेक्रेटरी और पर्सनल असिस्टेंट हूँ। राजा साहब ने मेरा जिक्र किया था। कपिल उदैनिया बोला। मैं आपसे मुलाकात होने की बात ही जो रहा था। मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई मिस्टर कौल। मुझे भी। तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? हाँ, आगे आगे भी ठीक ही चलेगा, बल्कि बेहतर चलेगा। मेरी कई ट्रैवल एजेंसी से और टूर ऑपरेटर से बात हो गई है। आइंदा दिनों में हमें फॉरेन टूरिस्ट की बल्क बुकिंग बहुतियात में हैंडल करनी पड़ेगी। ये बिजनेस हासिल करने के लिए हमने 2 महीने के लिए अपने नॉर्मल रेट्स पर 40% डिस्काउंट की घोषणा की है। इतने डिस्काउंट के बाद होटल को प्रॉफिट हो पाएगा? एक्यूपेंसी 50 से 75% तक रही तो नहीं हो पाएगा, लेकिन नुकसान भी नहीं होगा। 75 से ऊपर गई तो शर्तिया प्रॉफिट होगा, 50 से नीचे गई तो नुकसान होगा। आई सी। बस यही पूछना चाहते थे आप? नहीं, कुछ कहना चाहता था। कहिए, क्या कहना चाहते हैं? मुझे हिंट मिला है कि कुछ जरायम पेशा लोग अंडरवर्ल्ड से ताल्लुक रखते बाहर से आए कुछ लोगों की शय पर होटल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। होटल को या होटल के बिजनेस को? होटल को। होटल को नुकसान पहुंचेगा तो बिजनेस को नुकसान तो अपने आप पहुंचेगा। होटल को नुकसान से आपकी क्या मुराद है? कोई खामखा का खून खराबा हो सकता है, कोई बम फट सकता है। उदैनिया के नेत्र फैले। फिर वो विचलित भाव से बोला, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। इन्हीं बातों से तो पहले होटल की साख बिगड़ी थी। होना तो नहीं चाहिए, लेकिन रोका कैसे जाए? पुलिस प्रोटेक्शन हासिल करने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। क्यों? ऐसे होटल में कौन ठहरेगा जहां हर जगह उसे पुलिस तैनात दिखाई देगी? तो फिर हमें अपनी सिक्योरिटी को मजबूत करना पड़ेगा। मैं भी यही कहना चाहता था। मिस्टर उदैनिया, मुझे होटल चलाने का तो कोई तजुर्बा नहीं, लेकिन कुछ ऐसी बातों का तजुर्बा है जिनका कि आपको नहीं है। मसलन सुनिए, 5 स्टार होटल के पेंट्रेंस का लगेज तो हम चेक नहीं कर सकते, लेकिन इतनी सावधानी जरूर बरत सकते हैं कि कोई लावारिस लगेज लॉबी में न दिखाई दे। ऐसा न हो कि कोई चेक इन की नियत से अपने ऐसे लगेज के साथ लॉबी में पहुंचे जिसमें कि बम रखे हुए हों और फिर लगेज को लावारिस छोड़कर खुद खिसक जाए। अरे, यूं इस होटल की लॉबी में पहले एक बार विस्फोट हो चुका है। आपको कैसे मालूम? सुना है। आई सी। होटल की रसद वगैरह की सप्लाईज को भी डेली चेक करना होगा और ऐसा इंतजाम करना होगा कि सप्लाईज होटल से बाहर ही पिछले यार्ड में सर्विस एंट्रेंस के सामने डिलीवर हों, ताकि सप्लायर का प्रतिनिधि बनकर कोई अवांछित व्यक्ति होटल में दाखिल न हो सके। गुड आइडिया, ये इंतजाम हो जाएगा। पार्किंग में सिक्योरिटी स्टाफ इक्का दुक्का ही होता है। वहां ज्यादा आदमी होने चाहिए ताकि तस्दीक हो सके कि वहां होटल के मेहमानों के ही वाहन खड़े थे। इसी तरह टैक्सी स्टैंड पर रेगुलर टैक्सी वालों की पहचान बनानी होगी। ठीक, लेकिन इन तमाम सावधानियों के बावजूद कोई मवाली संभ्रांत व्यक्ति बनकर होटल में चेक इन कर सकता है और अपने सामान में बम ला सकता है। मैंने खुद कहा था कि ऐसा हो सकता है, लेकिन यूं लाया गया बम होटल नहीं उड़ा सकता, जबकि किसी की मंशा होटल उड़ा देने की है। ओ नो, मंशा है, पूरी नहीं होगी। हम पूरी नहीं होने देंगे। ऐसा कुछ हो गया तो राजा साहब का बहुत नुकसान हो जाएगा। वो तो है। फिर भी हमारा मॉरल डाउन करने के लिए यूं किसी कमरे में कोई बम फट सकता है, लेकिन ऐसा बम मेहमान की मौजूदगी में नहीं फट सकता। वो खिसक चुका होगा तो तभी कोई बम फटेगा। इस समस्या से पार पाने के लिए आप हर फ्लोर पर 2 सिक्योरिटी वाले वेटर्स की यूनिफॉर्म में तैनात कीजिए, जो कि मेहमान के जाते ही पास की से कमरा खोले और मेटल डिटेक्टर की सहायता से उसका लगेज चेक करें। हो जाएगा। ये वो सावधानियां हैं जो कि मुझे सूझी। अब आप अपना भी माइंड अप्लाई कीजिए और सिक्योरिटी चीफ और फ्लोर मैनेजर्स को भी माइंड अप्लाई करने के लिए कहिए। जरूर, मैं आज ही लंच के बाद तमाम अधिकारियों की एक मीटिंग बुलाता हूँ। गुड, अब मुझे इजाजत दीजिए। उदैनिया का सिर सहमति में हिला। विमल वहां से रुखसत हुआ और 2 मंजिल सीढ़ियां चढ़कर 4थी मंजिल पर पहुंचा, जहां की राजा साहब का ऑफिस था। वहां रिसेप्शन पर इरफान और पिचड़ मौजूद थे। दोनों ने विमल का अभिवादन किया। ये पिचड़ है, इरफान बोला।
ये वो शख्स है जिसे मैंने बाबू कामले की निगरानी पर लगाया था। पिचड ने फिर अभिवादन किया। कल नौरोजी रोड वाली अफरा तफरी में इरफान बोला, मैं बताना भूल गया था कि इसे उधर कमाठीपुरे में निगरानी के अपने काम में थोड़ी कामयाबी हासिल हुई है। वेरी गुड। क्या मालूम हुआ? बता भीड़ू, वो सब बोल जो कल तुम मेरे को बोला। पिचड ने अपनी पिछली रात वाली भौमिक और इंदौरी से संबंधित कहानी दोहराई। ओह, पिचड खामोश हुआ तो विमल बोला, कोई पहुंचा गोदाम की निगरानी के लिए? पहुंचा, इरफान बोला। गोदाम से काफी परे तीसरी सड़क पर एक 4 मंजिला इमारत है जो खाली पड़ी है। उसकी दूसरी मंजिल के एक कमरे में 2 आदमी मौजूद हैं जो कि गोदाम और सिर्फ गोदाम की ताक में हैं। कैसे जाना? गोदाम के ऑफिस की एक झर्री में दूरबीन लगा के जाना। उन्हें किसके दर्शन की आस है? ये भी कोई पूछने की बात है? जाहिर है कि तेरे। ऐसे दर्शनाभिलाषियों को हमें मायूस नहीं करना चाहिए। आस वालों की आस पूरी होनी चाहिए। क्या करना मांगता है बाप? विमल ने बताया। लंबी मार करने वाली टेलीस्कोपिक राइफल एक स्टैंड पर फिक्स थी। राइफल के नाल का रुख गोदाम के फाटक की तरफ था और इंदौरी खुद कई बार चेक कर चुका था कि गोदाम के फाटक में से वो बाहर कदम रखता या भीतर कदम रखता तो राइफल के निशाने पर होता। उसके साथ जो आदमी था उसका नाम बाबिया था। वो दिवंगत अब्दुल गनी की शागिर्दी में रह चुका था और उसी की तरह से क्रैक शॉट था। इस बार इंदौरी को यकीन था कि वो फेल नहीं होने वाला था। काम बड़ी सब्र वाला था, लेकिन उसमें कामयाबी निश्चित थी। बाबू कामले और भौमिक गोदाम वाली सड़क पर उससे थोड़ा परे एक काले शीशों वाली वैन में मौजूद थे और उनकी तरह शिकार की ही ताक में थे। राइफल का निशाना चूकने वाली तो कोई बात ही नहीं थी। किसी वजह से उनका शिकार राइफल के सामने न आ पाता तो बाबू कामले और भौमिक अपना कोई करतब दिखा सकते थे, जो कि कदरन ज्यादा खतरनाक कारनामा होता। दरवाजा खुल रहा है, एकाएक बाबिया फुसफुसाया। इंदौरी ने तत्काल सामने देखा तो पाया कि गोदाम का शटर नहीं उठ रहा था, बल्कि उसके पहलू में बना एक साधारण दरवाजा खुल रहा था, जो कि वो जानता था कि गोदाम के ऑफिस का था। वो एकटक सामने देखता रहा। दरवाजे में से 4 सिक्योरिटी गार्ड निकलकर बाहर सड़क पर आए। उन्होंने सड़क पर दाएं बाएं निगाह डाली तो सबकी निगाह काले शीशों वाली वैन पर टिकी। फिर दृढ़ कदमों से चलते चारों वैन के करीब पहुंचे। उनमें से एक, जो कि उनका सरगना जान पड़ता था, वैन की ड्राइविंग सीट पर बैठे भौमिक से बात करने लगा। क्या हो रहा है? बाबिया सस्पेंस भरे स्वर में बोला। चुप रह, इंदौरी बोला। जो हो रहा है अभी सामने आ जाएगा। एकाएक वैन स्टार्ट हुई और वहां से रवाना हो गई। थोड़ी देर बाद वो दूर दूर तक उस सड़क पर कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। मैं समझ गया, इंदौरी उत्तेजित भाव से बोला। बाबिया, तैयार हो जा, अपना काम होने वाला है। मैं तो तैयार है बाप, पर तू क्या समझ गया? वो उधर से बाहर निकलने वाला है, इसलिए पहले सिक्योरिटी वाले आए और उन्होंने सड़क पर से वो हमारी वैन हटवा दी। भौमिक वैन की वहां मौजूदगी की कोई वजह तो बता नहीं सकता था, इसलिए न हटाता तो क्या करता? न हटाता तो वो क्या करते? जरूर जोर जबरदस्ती करते। 4 जनों की पेश न चलती तो और सिक्योरिटी वाले बुला लेते। ओह, तभी एक टैक्सी आकर गोदाम के सामने रुकी। वही टैक्सी है। इंदौरी और उत्तेजित हो उठा। अब तो मुझे फुल गारंटी है कि हमारा शिकार गोदाम से बाहर निकला कि निकला। बाबिया, तैयार हो जा। मैं तैयार है बाप। दोनों की मुकम्मल तवज्जो उस दरवाजे की तरफ लग गई जिसमें से कि सिक्योरिटी वाले बाहर निकले थे। वो दरवाजा उस घड़ी बंद था। उसे खोलकर 2 सिक्योरिटी गार्ड भीतर चले गए और 2 दरवाजे के दाएं बाएं खड़े हो गए। बढ़िया, इंदौरी खुशी से हाथ मलता हुआ बोला। बढ़िया। तभी कोई चीज उसकी कनपट्टी से लगी। उसने सिर उठाया तो सन रह गया। जो आदमी उसकी निगाह में बस गोदाम से निकलकर टैक्सी में सवार होने ही वाला था, वो उसकी कनपट्टी से रिवॉल्वर की नाल सटाए उसके सिर पर खड़ा था। वैसा ही हाल इरफान ने बाबिया का किया हुआ था। वो दोनों उनके सिर पर पहुंच गए थे और उन्हें भनक भी नहीं लगी थी। तब उसकी समझ में आया कि गोदाम के सामने जो कुछ हुआ था वो एक ड्रामा था।
जो उनकी मुकम्मल तवज्जो उधर लगाए रखने के लिए स्टेज किया गया था, ताकि वो दोनों निशब्द उनके सिर पर आन खड़े होते। इस बात का सबूत ये भी था कि अब सड़क पर से प्यादे गायब थे, टैक्सी गायब थी और शटर के पहलू का दरवाजा बंद था। विमल ने नाल से इंदौरी की कनपट्टी को टहोका। क्या? वो थूक निकलता बोला। उठ के खड़ा हो, विमल बोला, और राइफल से परे हट। तू भी, इरफान क्रूर स्वर में बाबिया से बोला। दोनों ने आदेश का पालन किया। इरफान ने राइफल को अनलोड किया और उसे पांव की ठोकर से परे फेंक दिया। शोहाब भीतर दाखिल हुआ। उसने किसी के कहे बिना ही दोनों की तलाशी ली तो इंदौरी के पास से एक पिस्तौल बरामद हुई। ये वही है ना? विमल बोला, जिसने 5 दिन पहले सोमवार 8 मई की रात को ईश्वर भवन के करीब मेरे पर गोली चलाई थी। इंदौरी ने जोर से थूक निकली। तलवार कहाँ रखता है? पीठ पर? शोहाब, पीठ देखी इसकी? देखी जनाब, शोहाब बोला। नहीं है। मैं अपना काम करूं? विमल इंदौरी को घूरता हुआ बोला। या मरने से पहले कुछ कहना चाहता है? इंदौरी ने बेचैनी से पहलू बदला। मैंने कुछ नहीं किया बाप, एकाएक बाबिया बोला। मैंने कुछ नहीं किया। नहीं किया क्योंकि कर नहीं सका। आया तो करना ही था ना, तभी तो राइफल थामे बैठा था। बाप, ये मेरे को बोला किसी पर गोली चलानी थी, पर मेरे को नहीं मालूम था कि किस पर गोली चलानी थी। अब मालूम? उसने भयभीत भाव से सहमति में सिर हिलाया। तेरे को तो मालूम ही मालूम, विमल इंदौरी से बोला। नहीं, इंदौरी ने जवाब न दिया। विमल ने एक फायर किया। गोली इंदौरी के दोनों पैरों के बीच में फर्श पर टकराई। तत्काल उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। हाँ, वो फंसे कंठ से बोला। हाँ, कैसे पता था? राजा साहब की वजह से। राजा साहब? राजा गजेंद्र सिंह, जो होटल का नया मालिक बताया जाता था। मेरे को पक्की कि वो तुम्हारा ही नया बहरूप था। विमल चौंका। उसने घूर कर उसकी तरफ देखा। कैसे पक्की? फिर वो सख्ती से बोला। नए मैनेजर ने होटल के स्टाफ में से कंपनी के प्यादों का छटनी किया, पर मुकम्मल तौर से न कर सका। अभी भी कई प्यादे स्टाफ में हैं, जिनमें से कई मेरे करीबी हैं। वो गारंटी से बोले कि राजा साहब और उनका खास असिस्टेंट कभी इकट्ठे दिखाई नहीं देते थे। राजा साहब सामने तो असिस्टेंट गायब, असिस्टेंट सामने तो राजा साहब गायब। ऐसे ही होता था। यानी कि सोहल ही बॉस था, सोहल ही असिस्टेंट था। ऐसी सोचा मैं। फिर तो तेरे लिए एक ही बात थी कि राइफल के सामने बॉस आता था या उसका असिस्टेंट। हाँ, अगर तेरी सोच गलत निकलती, मेरे को पक्की कि मैं अगर बोला, अगर तेरी सोच गलत निकलती तो राजा साहब मारा जाता। उसके बाद अगर होटल में राजा साहब का असिस्टेंट दिखाई देना बंद हो जाता, तो इसका साफ मतलब होता कि तू ही राजा साहब। अगर असिस्टेंट मारा जाता तो राजा साहब दिखाई देना बंद हो जाता। इसका भी साफ मतलब कि राजा साहब और असिस्टेंट एक ही आदमी। वो आदमी सोहल। मैं सोहल को मारा। काफी खुराफाती दिमाग पाया है तूने। अब बोल, किसका हुक्का भरता है? भाई का या दिल्ली वालों का या दोनों का? भाई? दिल्ली वाले? कुछ नहीं जानता। भाई तो कुछ समझा, पर दिल्ली वाले? गोलमाल बकवास मत कर, इरफान डपट कर बोला। जो बोलना है साफ बोल। हाँ, विमल बोला। कौन बोला तेरे को मेरी लाश गिराने को? कोई नहीं, इंदौरी बोला। तो क्यों मेरे पीछे पड़ा है? तेरी लाश गिराने पर कंपनी की तरफ से 50 पेटी नगद और ओहदेदारी का इनाम था। अब कौन बैठा है वो इनाम तुझे देने वाला? अगर मैं तेरी लाश गिराने में कामयाब होता तो ओहदा मैं खुद हत्या लेता, फिर ओहदा ही मेरा इनाम होता। विमल भौचक्का सा उसका मुंह देखने लगा। तू? वो बोला। मामूली प्यादा कंपनी की गद्दी हथियाने के सपने देख रहा है? मैं मामूली प्यादा नहीं हूँ। इंदौरी के स्वर में गर्व का पुट आ गया। मैं वो शख्स हूँ, अपनी मौत से पहले बिग बॉस गजरे ने जिसे श्याम डोंगरे की जगह कंपनी का नया सिपह सालार बनाया था। मैं वो शख्स हूँ जिसने अपनी जान पर खेलकर पोखरा में इकबाल सिंह और उसकी बीवी लवलीन की लाश गिराई थी और 20 पेटी नगद और कंपनी में ओहदेदारी का हकदार बनकर दिखाया था। ओहदेदारी मुझे मिली जो तेरी वजह से 6 घंटे भी न चली। 20 पेटी मिलने की नौबत ही ना आई।
एक अकेले तूने मुझे बर्बाद किया। इसी का बदला उतारने के लिए पहले मेरे पर 2 हमले किए। हाँ, लेकिन तू कुछ ज्यादा ही खुशकिस्मत है जो दोनों बार बच गया। 3 बार, इस बार को भी जोड़। हाँ, 3 बार। तू बहुत खुशकिस्मत है। वो तो मैं हूं ही, और मैं बहुत बदकिस्मत। तू ये कहना चाहता है कि जो कुछ तू मेरे खिलाफ कर रहा है अपनी जाति हैसियत से कर रहा है। और कैसे करूंगा? किसी भाई की हुक्म बरादरी नहीं कर रहा, किन्हीं दिल्ली के दादाओं का हुक्का नहीं भर रहा। मैं नहीं जानता किन्हीं दिल्ली के दादाओं को, लेकिन बाजारिया छोटा अंजुम भाई को जानता है, जो तेरे को सोहल की लाश गिराने को बोला। बिल्कुल गलत। तू एयरपोर्ट पर मेरी ताक में मौजूद नहीं था। कब? कभी भी। मसलन इसी इतवार को 7 तारीख को मेरे साथी थे उधर, मेरी ताक में। हाँ, जो कि मुझे देखते ही वहीं मेरी लाश गिरा देते। वही नहीं, वो नहीं। मतलब वो मुझे खबर करते, फिर ये काम मैं करता। कहीं और, एयरपोर्ट पर नहीं। जाहिर है तुका और वागले का तो ऐसा लिहाज न किया तूने। मेरा उनसे कोई मतलब नहीं था। तूने एयरपोर्ट पर तुका और वागले को नहीं मारा? नहीं। चर्च गेट के यतीम खाने में बम नहीं लगाया? नहीं। दिल्ली जाके भी कोई गुल नहीं खिलाया? नहीं। सच कह रहा है? हाँ। मेरी लाश गिराना तेरा खुद का प्रोजेक्ट था, क्योंकि तुझे उम्मीद थी कि तू बखिया बन सकता था, इकबाल सिंह बन सकता था, गजरे बन सकता था। हाँ, वो पूरी डिटेल के साथ बोला। 100 बार भी पूछेगा तो यही जवाब मिलेगा। मैं जो किया उसका मेरे को कोई अफसोस नहीं। जंग में हार जीत होती ही रहती है। क्या कहने? गजरे न बन सका, लेकिन गजरे जैसी जुबान बोलना बाखूबी सीख गया। तू तकदीर का बादशाह है बाप। मेरी न चली तो सिर्फ तेरे पर पेश न चली, अब और तो चलेगी भी नहीं। अब तो तेरी कहानी खत्म है। जिस आदमी ने 3 बार मेरी जान लेने की कोशिश की, उसकी जान लेने का तो मुझे पूरा अख्तियार होना चाहिए। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। बाबिया एकाएक विक्षिप्तों की तरह चिल्लाया। मैंने कुछ नहीं किया। इरफान के खुले हाथ का एक करारा झापड़ उसके चेहरे से टकराया। आवाज ना निकले। वो घुड़क कर बोला, वरना गला हंसता होगा। बाबिया ने होठ भींच लिए। जवाब नहीं दिया तूने? विमल इंदौरी से बोला। इस वक्त तेरे साथ है, इंदौरी बोला। तू कुछ भी कर सकता है। अगर मैं तुझे छोड़ दूं तो तू मेरा पीछा छोड़ देगा? तू मुझे नहीं छोड़ने वाला, इसलिए झूठ बोलना बेकार है। मैं तेरी साफ गोई की दाद देता हूँ। इंदौरी खामोश रहा। कंपनी खत्म है। उसके मुर्दा जिस्म में जान कोई नहीं फूंक सकता, तू भी नहीं। तू ऐसा कह सकता है बाप, क्योंकि तू है। न होता तो कोई ना होता, ऐसा कहने वाला। जो जुबान बोल रहा है उससे तू जान बख्शी का ख्वाहिशमंद नहीं लगता। उसने फिर होठ भींच लिए। उन प्यादों के नाम बोल जो अभी भी होटल के स्टाफ में घुसपैठ किए बैठे हैं। उसने मजबूती से इनकार में सिर हिलाया। विमल ने बाबिया की तरफ देखा। ये कुछ नहीं जानता, इंदौरी बोला। ये कंपनी का आदमी नहीं, ये सिर्फ राइफल से फासले से निशाना लगाने का स्पेशलिस्ट है। बाबू कामले और भौमिक के बारे में क्या ख्याल है? वो तेरी पकड़ाई में नहीं आने वाले। विमल ने शोहाब को इशारा किया। शोहाब ने सहमति में सिर हिलाया और कमरे से बाहर निकल गया। 1 मिनट बाद वो वापस लौटा तो उसके साथ आखरे और विक्टर भी थे, जो हाथ में थमे रिवॉल्वरों से बाबू कामले और भौमिक को पीठ पीछे से टहोकते आगे चलाते कमरे में दाखिल हो रहे थे। अब क्या कहता है नेपाल का हीरो? विमल बोला। और कंपनी का ताजा तरीन सिपहसालार। इंदौरी ने विमल से निगाह न मिलाई। अब उसके चेहरे पर पराजय के गहन भाव स्पष्ट अंकित थे। उसके मुंह से बोल न फूटा। बाप तू जा, इरफान बोला। इधर मैं देखता है। विमल ने सहमति में सिर हिलाया। उसने अपनी रिवॉल्वर भी इरफान को थमा दी और वहां से रुखसत हुआ। अभी उसने सीढ़ियों पर कदम डाला ही था कि उसे पीछे से पहली गोली चलने की आवाज आई। मंदे कमी नान का जदकद मंदा होए। एक कार कोलीवाड़े में होटल मराठा के सामने आकर रुकी। कार में टोकस, चिरकुट, हुमने और कोली सवार थे। कोली ड्राइविंग सीट पर स्टीयरिंग के पीछे था। उसको छोड़कर बाकी तीनों कार से बाहर निकले।
कोई पंगा दिखाई दे, हमने बोला तो हॉर्न बजाना। कोहली ने सहमति में सिर हिलाया। तीनों होटल में दाखिल हुए। रिसेप्शन पर उस घड़ी सलाउद्दीन का सबसे छोटा लड़का आमिर मौजूद था। यस सर, वो स्वागतपूर्ण स्वर में बोला। सलाउद्दीन साहब से मिलना है, टोकस रॉब से बोला। क्या काम है? उन्हीं को बताएंगे। आपकी तारीफ? टोकस नाम है मेरा। कहाँ से आए हैं जनाब? सब सवाल खुद ही पूछेगा या कुछ सलाउद्दीन को भी पूछने का मौका देगा? सॉरी सर, मैं अभी साहब को खबर करता हूँ। उसने फोन उठाकर पीछे ऑफिस में घंटी की और माउथ पीस के साथ मुंह लगाकर कुछ कहा। आ रहे हैं। फिर रिसीवर रखता वो बोला। टोकस ने सहमति में सिर हिलाया। ऑफिस का दरवाजा खुला। सलाउद्दीन रिसेप्शन पर पहुंचा। फरमाइए, वो मीठे स्वर में बोला। बंदा हाजिर है। सलाउद्दीन? टोकस बोला। जी हाँ। जो कि इस होटल के मालिक हैं? जी हाँ, मुझे ये फक्र हासिल है। आपसे कुछ खास बातें करनी है, खुफिया किस्म की। कहीं अकेले में हो सकती हैं? जी हाँ, तशरीफ लाइए। सलाउद्दीन उन्हें ऑफिस में ले आया। उसकी टेबल पर एक खास किस्म का हैंड फ्री इंटरकॉम मौजूद था, जिससे भीतर की बातें रिसेप्शन पर सुनी जा सकती थी। उसने चुपचाप उसका स्विच ऑन कर दिया। वैसा ही एक और स्विच दबाने पर रिसेप्शन की बातें भीतर सुनी जा सकती थी। वो इंटरकॉम खास मौकों पर ही इस्तेमाल होता था और सलाउद्दीन का दिल गवाही दे रहा था कि सूरज से हल्के लगने वाले उन लोगों की वहां आमद खास मौका ही था। फरमाइए, सलाउद्दीन बोला। हमें सोहल की तलाश है। टोकस बोला। कौन सोहल? आप किसी सोहल को नहीं जानते? नहीं, हमें पता चला है कि आप सोहल के करीबी हैं, पक्के दोस्त हैं उसके। किससे पता चला है? आप बताइए कि क्या ऐसा नहीं है? हजरात, जिस शख्स के मैं नाम तक से वाकिफ नहीं, वो कैसे मेरा दोस्त हो सकता है? वो आपके होटल में अक्सर ठहरता है। बाहर रजिस्टर मौजूद है, आप खुशी से उसकी पड़ताल कर सकते हैं। उसमें किसी सोहल का नाम दर्ज दिखाई दे तो कहिएगा। ठहरता तो वो हमेशा यही है, अलबत्ता किसी और नाम से ठहरता हो सकता है। और नाम? हाँ, कॉल, अरविंद कॉल। कॉल साहब तो जनाब हमारे स्टडी कस्टमर हैं, लेकिन हमें नहीं मालूम था कि वो सोहल के नाम से भी जाने जाते थे। अब मालूम हो गया? जी हाँ, कौल साहब तो इत्तेफाक से आजकल भी यहीं ठहरे हुए हैं। तत्काल टोकस के चेहरे पर रौनक आई। उसने अपने साथियों की तरफ देखा। वो भी उस खबर से उसकी तरह ही प्रसन्न थे। क्यों न होते, वो तो सलाउद्दीन पर दबाव बनाकर सोहल का कोई अता पता निकालने की फिराक में आए थे। वहां तो सोहल ही मिला जा रहा था। ऐसा? वो बोला। जी हाँ, सलाउद्दीन ने जवाब दिया। इस वक्त वो अपने कमरे में मौजूद है। मैं रिसेप्शन से पता करता हूँ। सलाउद्दीन ने फोन उठाकर रिसेप्शन का नंबर डायल किया। एक क्षण बात की और फोन वापस रख दिया। जी हाँ, वो बोला। होटल में ही हैं कौल साहब इस वक्त? कौन से कमरे में? वहीं जिसमें हमेशा आकर ठहरते हैं। चौथी मंजिल पर एक ही डबल रूम है, उसमें। हम उनसे उनके कमरे में जाकर मिल सकते हैं? शौक से। हम उन्हें सरप्राइज देना चाहते हैं, इसलिए आपसे निवेदन है कि आप फोन पर हमारी बाबत उन्हें कोई खबर न करें। नहीं करेंगे। आइए, मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ। वे सलाउद्दीन के साथ बाहर निकले। एक क्षण को सलाउद्दीन की निगाह आमिर से मिली तो आमिर ने हौले से सहमति में सिर हिलाया। वो लिफ्ट की तरफ बढ़े। उनके आगे चलता सलाउद्दीन रास्ते में ही ठिठक गया। लिफ्ट के बंद दरवाजे के आगे लिफ्ट खराब है का बोर्ड लगा हुआ था। सॉरी साहबान, वो खेदपूर्ण स्वर में बोला। लिफ्ट एकाएक खराब हो गई जान पड़ती है, आपको सीढ़ियों से जाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, टोकस बोला। आप खुद टॉप फ्लोर पर पहुंच जाएंगे या मैं किसी को साथ भेजूं? पहुंच जाएंगे। गुड। तीनों सीढ़ियां चढ़ने लगे। उनकी सीढ़ियों का पहला मोड़ काटते ही एक बेल बॉय ने आगे बढ़कर लिफ्ट के सामने रखा लिफ्ट खराब है का बोर्ड हटा दिया। रिसेप्शन के पीछे से निकलकर आमिर लिफ्ट के सामने पहुंचा। लिफ्ट के पहलू के एक बंद दरवाजे के पीछे से निकलकर जावेद और आरिफ वहां पहुंचे। चारों लिफ्ट में सवार हुए। लिफ्ट ऊपर को बढ़ चली। टोकस, चिरकुट और हुमने चौथी मंजिल पर पहुंचकर वहां के इकलौते कमरे के सामने ठिठके। तीनों के हाथ कोट की जेबों में सरक गए, जहां की रिवॉल्वरें मौजूद थी।
टोकस ने खाली हाथ से दरवाजे पर दस्तक दी। खुला है, भीतर से आवाज आई। तीनों ने चैन की सांस ली। टोकस ने दरवाजा खोला। तीनों ने भीतर कदम रखा। भीतर डबल बेड पर कोई मौजूद था, जो कि अपने दोनों हाथों में खुला अखबार थामे था, जिसकी वजह से उसकी कमर के ऊपर से लेकर सिर तक का सारा हिस्सा अखबार के पीछे छुपा हुआ था। सोहल, टोकस धीरे से बोला। हाँ, अखबार के पीछे से जवाब मिला। कौन? अखबार का पीछा छोड़ेगा तो जानेगा ना। अभी लो। अखबार फड़फड़ाता हुआ एक और जा गिरा। पीछे से जो आदमी प्रकट हुआ, उस पर निगाह पड़ने पर टोकस सकपकाया। तू कौन है? वो सख्ती से बोला। सोहल, नासिर बोला, उर्फ कॉल। तू सोहल नहीं है। ठीक पहचाना। पीछे से आवाज आई। सोहल तो इधर है। तीनों ने चिहुक कर पीछे देखा तो उनके छक्के छूट गए। पीछे सलाउद्दीन और उसके 3 बेटे मौजूद थे। तीनों बेटों के हाथ में रिवॉल्वरें थी। खुद सलाउद्दीन के हाथ में स्टेन गन थी। मैं सोहल हूँ, आमिर बोला। नहीं, मैं सोहल हूँ, आरिफ बोला। इस बार मेरी बारी है। तेरी बारी पिछली बार थी, जावेद बोला। इस बार मैं सोहल हूँ। अरे कमबख्तो, सलाउद्दीन बोला। जो सोहल के करीबी हैं, उन्हें फैसला करने दो कि कौन सोहल है। तीनों को जैसे एकाएक सांप सूंघ गया था। टोकस ने घूमकर पलंग की तरफ देखा तो पाया कि अब वहां मौजूद लड़के के हाथ में भी रिवॉल्वर थी। बोलो हजरात, सलाउद्दीन बोला। कौन सा सोहल पसंद है, ताकि वो अपना काम शुरू करे। काम? टोकस के मुंह से निकला। और तुम लोगों का भी। तुम्हारी यहाँ गोली चलाने की मजाल नहीं हो सकती। क्यों भाई? तुम्हारी हो सकती है तो हमारी क्यों नहीं हो सकती? हमने अपना काम करके चले जाना था, तुम लोगों ने यहीं रहना है, इसलिए। साहबान, मैं पहले ही बोला कि इस मंजिल पर एक ही कमरा है। यहाँ चली गोली की आवाज किसी को सुनाई नहीं देने वाली। लाशें? 4 लाशें भरे पूरे होटल से बाहर निकालना हंसी खेल ना होगा। बाहर कौन निकालेगा? तो क्या करोगे? यहीं तुम्हारा कीमा कूटेंगे और कबाब बनाकर मेहमानों को परोस देंगे। सलाउद्दीन ने वो शब्द ऐसे निशंस भाव से कहे कि तीनों की रूह कांप गई। हमारी हमारी टोकस बोला। तो तुम्हारे से कोई अदावत नहीं। हमारी है। क्यों? क्योंकि तुम सोहल के दुश्मन हो। हमारी उससे भी कोई अदावत नहीं। हम सिर्फ हुक्म के गुलाम हैं। किसके गुलाम हो? नाम बोलो उसका। ब्रजवासी। पूरा नाम? माता प्रसाद ब्रजवासी। कौन है? कहाँ पाया जाता है? दिल्ली से आया बड़ा आदमी है। आदमी है या मवाली है? गैंगस्टर है या दिल्ली में दादा बोलते हैं? वही है। क्या? दादा। यहाँ कहाँ पाया जाता है? होटल में। कौन से होटल में? एक ही बार सब कुछ बोल। गॉडविन में, कोलाबा में है, गार्डन रोड पर। कमरा नंबर बोल। नहीं मालूम। क्या? सलाउद्दीन ने खा जाने वाली निगाहों से उसे घूरा। नहीं मालूम। वो हमें कमरे में आने को कभी न बोला। जब भी मुलाकात हुई, लॉबी में हुई या कार पार्किंग में हुई। फिर सलाउद्दीन हुम्ने की तरफ घूमा। तू तो लोकल मालूम होता है। हुम्ने ने जल्दी से सहमति में सिर हिलाया। मेरे को जानता है? उसका सिर फिर सहमति में हिला। फिर भी यहाँ आने की हिम्मत की? मजबूरी बाप। अंगूठे और उंगली से थामकर अपने अपने हथियार जेब से निकालो और फर्श पर फेंको। जिसका हाथ जरा भी सीधा हुआ, उसको गोली। पलक झपकते 3 रिवॉल्वरें कालीन बिछी फर्श पर आकर गिरी। मैं तुम्हारी जान बख्शी कर रहा हूं, सलाउद्दीन बोला। इसलिए नहीं क्योंकि तुम ऐसी किसी नवाजिश के काबिल हो, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं खामखा का खून खराबा पसंद नहीं करता। टोकस की जान में जान आए। तो हम जाएं? वो बोला। ऐसे कैसे जाओगे? शहर में अजनबी हो, कहीं भटक जाओगे। मैं तुम्हें भिजवाने का इंतजाम करता हूँ। क्या? जावेद? जी अब्बा जानी। पुलिस को फोन कर। बोल लूटपाट मचाने की गरज से होटल में हथियार बंद मवाली घुस आए हैं, आकर उन्हें गिरफ्तार करे। जी अब्बा जानी। टोकस का चेहरा उतर गया। वही हाल उसके जोड़ीदारों का भी हुआ। ये? विमल ने कपिल उदेनिया के सामने एक लिस्ट रखी। होटल के मौजूदा स्टाफ के 11 आदमियों के नाम हैं। इनमें से कोई वेटर है, कोई बेल बॉय है, तो कोई क्लर्क है। राजा साहब का हुक्म है कि इन्हें
फौरन डिसमिस कर दिया जाए। वजह? उदयनिया बोला, मवाली हैं, कंपनी के आदमी हैं, आपकी परसों की स्क्रीनिंग से बच गए। ओह, राजा साहब को कैसे खबर लगी इनकी? मैं पूछूंगा उनसे। विमल का स्वर शुष्क हो उठा, अगरचे कि मेरी मजाल हुई। सॉरी। इशारा समझकर तत्काल उदयनिया खेदपूर्ण स्वर में बोला, इतनी ढेर स्टाफ में अभी ऐसे 8-10 लोग और भी हो सकते हैं। सिक्योरिटी चीफ से कहिएगा कि वो इन्हीं लोगों से कुबुलवाने की कोशिश करे कि ऐसे और लोग कौन हैं और हैं भी या नहीं हैं। ठीक है। विमल वापस चौथी मंजिल पर पहुंचा। तभी फोन की घंटी बजी। उसने रिसीवर उठाया। राजा साहब के लिए कॉल है। ऑपरेटर की आवाज आई। कौन है? होटल मराठा से कोई मिस्टर सलाउद्दीन है। राजा साहब इस वक्त होटल में नहीं हैं। कॉल मुझे दीजिए, मैं मैसेज रिसीव कर लूंगा। यस सर। एक क्लिक की आवाज हुई और फिर सलाउद्दीन की आवाज उसके कान में पड़ी। आदाब, विमल मीठे स्वर में बोला, मैं आपका खादिम। पहचान लिया। सलाउद्दीन की आवाज आई। कोई खास ही बात होगी जो इधर फोन लगाया। खास ही बात है क्या? इधर कुछ लोग तेरी फिराक में आए थे, हथियार बंद थे और मेरे से जबरन तेरे बारे में कुबुलवाने के तमन्नाई मालूम होते थे। उन्हें मैंने गिरफ्तार करा दिया है, खत्म भी करा सकता था, लेकिन मैंने खामखा के खून खराबे से परहेज किया। खास बात यह नहीं है कि ऐसे लोग मेरे यहाँ पहुंचे। खास बात यह है कि वो सोहल को पूछते हुए पहुंचे। वो मेरे नाम तक से वाकिफ थे। बखिया से लेकर गजरे की बादशाहत तक जिस नाम से कोई कंपनी में वाकिफ न हुआ, उससे वो मामूली टपोरी वाकिफ थे। ये खास बात है। कैसे वाकिफ थे? सोच, कोई तो होगा उनको राह दिखाने वाला, जो कि सोहल का रिश्ता सलाउद्दीन से जोड़ सकता था, मराठा से जोड़ सकता था। कोई तो होगा जो तेरे बारे में कंपनी के झंडा बरादरों से भी ज्यादा जानता था। कम से कम एक बात ज्यादा यकीनी तौर से जानता था कि सोहल का किसी सलाउद्दीन से भी गठजोड़ था। सोच, कौन हो सकता है ऐसा आदमी? मायाराम। विमल के मुंह से स्वमेव ही निकल गया। वो कौन हुआ? है एक कमबख्त जो मेरी गुज़श्ता जिंदगी में से प्रेत की तरह सिर उठा के खड़ा हो गया था। वो ही कमीना दावा करता था कि उसने 10 महीने लगाकर तिनका तिनका जोड़कर मेरी मुकम्मल क्राइम लाइफ को रिकंस्ट्रक्ट किया था। जरूर वो ही कहीं से आपकी भनक पा गया था। उसी के भेजे वो मवाली मराठा में पहुंचे थे? नहीं, उसके भेजे तो नहीं पहुंचे हो सकते, क्योंकि पहले वो गिरफ्तार था और फिर उसका पुलिस कस्टडी से अगवा हो गया था। आज की तारीख में तो अभी ये भी नहीं मालूम कि वो जिंदा है या मर गया। लेकिन आपकी बात सुनकर अब मेरी समझ में आ गया है कि क्यों उसको पुलिस कस्टडी से छुड़वाया गया था। तेरी बाबत जानकारी हासिल करने के लिए? यकीनन। उस जानकारी की ही बिना पर मेरे कुछ खास दुश्मन हर उस शख्स के पीछे पड़े हुए हैं जो कि मेरा खास या करीबी है। ऐसे ही एक शख्स आप हैं। दुश्मन जाने पहचाने मालूम पड़ते हैं। जी हाँ, वो दुश्मन ऐसे हैं जिनकी अपनी जान इसी सूरत में बच सकती है कि वो मेरी जान ले लें। कहाँ है? दिल्ली में, लेकिन उनमें से एक आजकल मुंबई में है। माता प्रसाद ब्रजवासी। विमल के मुंह से हैरान भरी सिसकारी निकली। आपने कैसे जाना? वो बोला, उन्हें 3 मवालियों से जाना जो तेरी फिराक में मराठा पहुंचे थे। उनमें से एक बढ़ बढ़ के बोल रहा था और बाकियों का लीडर जान पड़ता था। दिल्ली से इस ब्रजवासी के साथ ही आया जान पड़ता था। बाकी 2 जने हुमने और चिरकुट लोकल थे। बस 3 ही थे। होटल में तो 3 ही पहुंचे थे। बाहर आजू बाजू कोई रहा हो जो माहौल गड़बड़ाता देख के खिसक गया हो तो कुछ कह नहीं सकता। ओह, इस ब्रजवासी का लोकल पता मालूम हो पाता तो। है ना मालूम? वो भी तो वजह है जो मैंने तेरे को फोन लगाया। दैट्स वेरी गुड। बताइए पता। होटल गॉडविन, गार्डन रोड, कोलाबा। रूम नंबर नहीं मालूम। विमल ने पता नोट किया और फिर बोला, वैसे मवाली लोग वैसी ही नियत के साथ फिर आ सकते हैं। तू फिक्र न कर बच्चे, सलाउद्दीन का दिल हमेशा ही नहीं पसीजता। इस बार जो आएगा 4 भाइयों के कंधों पर सवार होकर वापस जाएगा, या फिर मैं सच ही उसका कीमा कूट दूंगा। वो कई हो सकते हैं। एक बार खता खा चुकने के बाद वो ज्यादा ताकत के साथ आप पर हावी होने की कोशिश कर सकते हैं।
आम असला के अलावा मेरे पास एक तोप भी है जो काफी अरसे से इस्तेमाल में नहीं आई। मैं उसे निकाल के चमकाता हूँ और रवा करता हूँ। आप मजाक कर रहे हैं? नहीं भाई, मैं एकदम संजीदा हूँ। आपके कहने का मतलब ये है कि आप सब संभाल लेंगे? हाँ, यही मतलब है मेरा। तो मैं आपकी तरफ से निश्चिंत हो जाऊं? बिल्कुल। खुदा हाफिज। लाइन कट गई। विमल ने रिसीवर वापस क्रेडिल पर रखा और इरफान को बुलाया। होटल में ठहरे एक आदमी से निपट लेगा? विमल बोला। या मैं साथ चलूं? निपट लेगा के क्या मायने? इरफान निसंकोच बोला। खल्लास करना है या पकड़ के लाना है? दोनों में से जो काम आसान लगे वो करना है। अंत पंत तो खल्लास ही होगा। पकड़ के ले आएगा तो उसका गाना सुन लेंगे। मैं समझ गया। पता बोल। विमल ने वो कागज उसे थमा दिया जिस पर उसने ब्रजवासी का पता नोट किया था। आंधी तूफान की तरह कोली कोलाबा पहुंचा। पीछे मराठा में पुलिस पहुंचते ही वो समझ गया था कि पंगा पड़ गया था। उसने फौरन अपनी कार मराठा के सामने से हटा ली थी और फासले से उस पर निगाह रखे इंतजार करने लगा था। 5 मिनट बाद जब उसने पुलिस को अपने साथियों को गिरफ्तार करके ले जाते देखा था तो उसने फौरन ब्रजवासी को उसके होटल में फोन लगाया था, लेकिन मालूम हुआ था कि वो अपने कमरे में नहीं था। तब उसने उसके होटल पहुंचना ही मुनासिब समझा था। वो रिसेप्शन पर पहुंचा। मालूम हुआ कि मिस्टर ब्रजवासी अपने कमरे में नहीं थे। तो कहाँ थे? किसी को कोई खबर नहीं थी। उनके कमरे की चाबी क्योंकि कीबोर्ड पर मौजूद थी, इससे लगता था कि वो होटल में मौजूद नहीं थे। लॉबी में बैठकर उसका इंतजार करने के अलावा कोहली के पास कोई चारा नहीं था। झामनानी अपने ऑफिस से उठने की तैयारी कर रहा था जबकि तरसेम लाल वहां पहुंचा। झामनानी ने अप्रसन्न भाव से उसकी तरफ देखा और फिर भुनभुनाता सा बोला, वडी, इधर कैसे आ गया नी? परेशान हाल तरसेम लाल झामनानी की मेज के पीछे पहुंचा और उसकी टांगों से लिपट गया। बर्बाद हो गया साहब, वो कलपता हुआ बोला। बर्बाद हो गया? अब तो आप ही रक्षक हो, आप ही पालनहार हो। चढ़िया हुआ है नी? क्या ड्रामा कर रहा है? साहब, ये ड्रामा नहीं, फरियाद है। मैं? पाँव छोड़नी? झामनानी उसे खुड़कता हुआ बोला। नहीं छोड़ूंगा जब तक आप मुझे अपनी गुलामी में लेने की हामी नहीं भरेंगे, जब तक नहीं छोड़ूंगा। अरे कमबख्त मारे, कुछ कहेगा तो मैं कुछ समझूंगा ना। कहूंगा साहब, कहने ही आया हूं। मेरे घुटने को कहेगा नहीं? नहीं साहब। तो उठ के खड़ा हो। तरसेम लाल खड़ा हुआ। सामने जाके कुर्सी पर बैठ। तरसेम लाल ने आदेश का पालन किया। अब बोल, क्या हुआ? साहब, नौकरी चली गई सुम्र में, बेइज्जत हुआ सो अलग। वडी, कुछ बोल भी अब कि क्या हुआ, कैसे हुआ? तरसेम लाल ने बोला। वडी तरसेम लाल, झामनानी उसकी खामोश होते ही भड़का। तेरे पर खुदा की मारनी। वडी, क्यों नशे में भौंका नी? खता हुई साहब, अकल मारी गई। ऊपर से मेरे ही यार ने मेरे को दगा दिया। एसएचओ का चमचा बन गया, मुझे इतनी पिला दी कि अब मैं क्या बोलूं? मेरा नाम भी भौंका होगा। नहीं साहब, बिल्कुल नहीं। तरसेम लाल साफ झूठ बोलता बोला। अगर ऐसा हुआ होता तो क्या मैं आपको यहां आकर मुंह दिखाने के काबिल बचा होता? तो किसका नाम लिया नी? क्या बोला नी? किसके कहने पर वो काम किया? मैंने एक फर्जी नाम दे दिया, फर्जी ही पता भी बता दिया। साहब, यकीन कीजिए, एसएचओ टकरे ही मारता रह जाएगा, कुछ नहीं जान पाएगा। बड़ी शक तो करेगा नहीं वो मेरे पर। शक से क्या होता है साहब? शक तो बड़े लोगों पर किए ही जाते हैं। आप जैसे बड़े और रसूख वाले आदमी पर शक की बिना पर तो कमिश्नर भी हाथ नहीं डाल सकता। एक मामूली एसएचओ की क्या बिसात है? अब तू चाहता क्या है नी? तेरे एसएचओ को कहूं कि तुझे नौकरी पर बहाल करे? नहीं साहब, वो तो अब मुमकिन भी नहीं रहा है। उसने तो मेरे सामने ही मेरा इस्तीफा डीसीपी के पास भेज दिया था। तो क्या चाहता है नी? साहब, अपनी खिदमत में ले लो, नहीं तो बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे। मेरी खिदमत उल्टी भी पड़ सकती है। हो सकता है कि जहां है वहां के काबिल भी न रहे। सोच ले। सोच लिया साहब, सोच क्या लिया, निश्चय कर लिया। अब तो मरना जीना आपके साथ है। झूले लाल, कितनी लंबी लंबी छोड़ रहा है। साहब, मैं जो कह रहा हूं दिल से कह रहा हूं।
तू मेरे काम आया, भले ही नावा लेके काम आया, इसलिए तेरे लिए करना तो पड़ेगा कुछ ना कुछ। भगवान आपका भला करे। वड़ी, कल दिन में आना नहीं, मैं तेरे लिए कोई काम निकालूंगा। शुक्रिया साहब, आपने तो मुर्दे में प्राण फूंक दिए। उसने फिर झामनानी की चरण रस लेने की कोशिश की, लेकिन झामनानी ने उसे डांट कर भगा दिया। अली वली सुजान सिंह पार्क के टैक्सी स्टैंड पर मुबारक अली के इंतजार में मौजूद थे। उस घड़ी अंधेरा हो चुका था और टैक्सी स्टैंड के खोखे में बल्ब जलने लगा था। संयोग की बात थी कि उतना बिजी टैक्सी स्टैंड उस घड़ी सूना था। वहां जो दो टैक्सियां खाली मैदान के एक कोने में खड़ी थी, वो दोनों बिगड़ी हुई थी और ड्राइवर खोखे के पहलू में लगे तख्तपोश पर बैठे ताश खेल रहे थे। उसी तख्तपोश पर अली वली विराजमान थे। हुक्मनी और अमरदीप वहां पहुंचे। ताश खेलते एक ड्राइवर ने पत्तों पर से सिर उठाया और बोला, टैक्सी नहीं है, टैक्सी नहीं चाहिए। हुक्मनी बोला, तो मुबारक अली से मिलना है। वो तो है नहीं यहाँ, सवारी लेके गया है। लौटेगा तो यहीं? हाँ, लौटेगा तो जरूर यहीं, पक्का अड्डा है ये उसका। 12 बजे तक वो इधर ही होता है, अभी तो 8 भी नहीं बजे। ओह, आपको क्या काम है उससे? मिलना है, हम उसके गांव से हैं। अली वली के कान खड़े हुए। दोनों ने गौर से हुक्मनी की सूरत देखी। अच्छा, लेकिन हम उसे पहचानते नहीं हैं। आप बताइए, कैसे पहचानेंगे हम उसे? कोई हुलिया बता दे तो हमें सहूलियत होगी। अमरदीप बोला, अरे भाई, मुबारक अली की पहचान उसके हुलिये से नहीं होती, उसके जूते से होती है। क्या? 12 नंबर का जूता पहनता है? कभी देखा किसी को 12 नंबर का जूता पहनते? ओह, वैसे उसकी टैक्सी का नंबर क्या है? DLT 2619। ठीक है, हम थोड़ी देर में लौट के आते हैं। जब मर्जी आना, हम मुबारक अली को बोल देंगे, वो तुम्हारे लिए रुक जाएगा। शुक्रिया। दोनों वहां से हटे और खाली मैदान में चलते अंधेरे में विलीन हो गए। अली वली की नजरें मिली, फिर वली अपने स्थान से उठा और टहलता हुआ उधर बढ़ा जिधर वो दोनों गए थे। 10 मिनट बाद वो वापस लौटा। 2 और हैं, वो धीमे स्वर में वली से बोला। उधर मैदान में दाखिले के रास्ते पर खड़े हैं। अली ने सहमति में सिर हिलाया। वली वापस तख्तपोश पर बैठ गया। दोनों के चेहरों पर चिंता के किसी प्रकार के कोई भाव नहीं थे, अलबत्ता वे चौकन्ने जरूर हो गए थे। आधा घंटा यूं ही गुजरा। उस दौरान 3-4 टैक्सियां वहां आई और चली गई। फिर मैदान में दाखिले के रास्ते पर एक टैक्सी की हेडलाइट्स चमकी। टैक्सी मैदान में दाखिल हुई थी कि रुक गई। वहीं उसकी हेडलाइट्स ऑफ हुई, लेकिन यूं अंधेरा होने से पहले उन्होंने देखा कि 4 आदमी टैक्सी की ड्राइविंग सीट की ओर के पहलू में खड़े थे। टैक्सी की हेडलाइट्स पूरी तरह से ऑफ हुई तो प्रत्यक्ष हुआ कि उसकी पार्किंग लाइट्स जल रही थी। मामू, वली दबे स्वर में बोला। अली ने सहमति में सिर हिलाया। तभी उधर से कोई जोर से बोला। ताश खेलते दोनों ड्राइवरों की तवज्जो आवाज की तरफ गई। फासले से भी उन्होंने अपने सहयोगी टैक्सी ड्राइवर का पहाड़ जैसा आकार साफ पहचाना। अरे, एक बोला, ये तो अपना मुबारक अली है। 4 जने गले पड़ रहे हैं उसके। दूसरा बोला, लड़ रहे हैं 1 से 4। पहले ने पत्ते फेंक दिए। चलो एक करतारिया। दूसरे ने भी पत्ते फेंके। दोनों तख्तपोश से नीचे उतरे। बैठे रहो, वली बोला। बैठे रहे? करतारे के नाम से पुकारा जाने वाला व्यक्ति बोला। ओए, तेरे मामे नू। बैठे रहो और नजारा करो, वली बोला। ओए काका, वो 4 हैं, काफी नहीं है। मामू को किसी मदद की जरूरत नहीं पड़ने वाली। कमाल की बात करता है यार तू। बैठे रहो, नजारा करो, अली बोला। उधर मुबारक अली एक जने का चाकू वाला हाथ दबोचे था और दूसरे को गर्दन से पकड़कर यूं उठाए था कि उसके पांव जमीन पर नहीं लग रहे थे। बाकी 2 उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो मछली की तरह तड़पता उनके काबू में नहीं आ रहा था। चाकू वाले के हाथ से चाकू निकल गया तो मुबारक अली ने उसे परे धकेल दिया और दूसरे हाथ में थमे दूसरे को भी उसके ऊपर फेंका। एक के हाथ में डंडा था जो उसने मुबारक अली के सिर को निशाना बनाकर चलाया। डंडा मुबारक अली के सिर की जगह उसके बैल जैसे कंधे से टकराया। डंडे वाले ने दूसरा वार किया तो उसने डंडे को हवा में ही थाम लिया।
वार तो रुक गया, लेकिन बाकी के तीनों झपट कर मुबारक अली से लिपट गए। या अली! एकाएक मुबारक अली ने घन गर्जन किया। मदद! चारों मुबारक अली के जिस्म से छिटक कर परे जाके गिरे। फिर मुबारक अली ने उन्हें लात घूंसों पर धर लिया और बगुलों की तरह उनके बीच घूमता उन्हें रुई की तरह धुनने लगा। अब वो चारों मुकाबला नहीं कर रहे थे, सिर्फ पिट रहे थे। फिर एकाएक वो वहां से भाग निकले। ठहर जाओ अल्लाह मारो! किसी का जूता, किसी का चाकू, किसी का डंडा उनके पीछे उछालता मुबारक अली चिल्लाया। अभी तो हाथ भी नहीं गर्म हुए। चारों अंधेरे में कहीं गायब हो गए। भाग गए साले! मुबारक अली हाथ झाड़ता हुआ बोला। अली वली ने ड्राइवरों की तरफ देखा। बल्ले भाई! करतारा मंत्रमुग्ध स्वर में बोला। कमाल है! दूसरा बोला। हम तो तुम्हें कोस रहे थे कि अच्छे भांजे हो, जाके मामू की मदद नहीं करते। मदद करने जाते तो मामू भड़क जाता। अली बोला। सिर्फ 4 ही तो थे। बली बोला। मामू 10-10 जनों में अकेला लंगोट घुमा चुका है। शाबाशे भाई! करतारा बोला। मुबारक अली की टैक्सी करीब पहुंची और वो झूमता सा उसमें से बाहर निकला। मामू! अली बोला। मजा नहीं आया। 2 मिनट में खदेड़ दिया। बली बोला। कुछ देर तो धुनना था। कमबख्त मारो! मुबारक अली बोला। सब देख रहे थे। हाँ मामू। फिर भी करीब ना फटके। फटकते तो अब 4 पिट रहे थे, फिर 6 पिटते। मुबारक अली हंसा। उसने केवल एक क्षण को स्नेहसिक्त भाव से अपने भांजों की तरफ देखा, फिर तत्काल उसके चेहरे पर पहले जैसे कठोर भाव आ गए। वो तो है। वो सख्ती से बोला। नसीब मारो! तुम्हारी मदद की जरूरत मुझे एक बार पड़ेगी, जबकि तुम मेरी मैयत उठाओगे और मुझे कब्रिस्तान छोड़ के आओगे। वहां भी तुम्हारी जिद होगी। अली बोला। कब्र मैं खुद खोदूंगा। मुबारक अली की हंसी छूट गई। उसने एक जोर की धौल अली की पीठ पर जमाई। थे कौन वो? करतारा उत्सुक भाव से बोला। क्या पता कौन थे? मुबारक अली बोला। तेरी ही ताक में थे। यहाँ पहले पूछताछ कर गए थे तेरे बारे में। लेकिन दूसरा बोला। तेरी शक्ल नहीं पहचानते थे। अब ता जिंदगी नहीं भूलेंगे। मुबारक अली बोला। सपनों में देखेंगे और वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, चौंक चौंक के उठ के भागेंगे। वो तो ठीक है वीर मेरे, करतारा बोला, लेकिन वो फिर आ सकते हैं। ज्यादा बड़ी तादाद में आ सकते हैं। दूसरा बोला। अब नहीं आएंगे। मुबारक अली इत्मीनान से बोला। क्यों? क्योंकि पहले मैं ही उनके यहाँ पहुंच जाऊंगा। अच्छा, पहचानता है उन्हें? उन्हें नहीं पहचानता, लेकिन उन्हें पहचानता हूं, जिनकी ये तमाम के तमाम नाजायज औलाद है। श्रोता फिर न बोला। चलो! मुबारक अली ने भांजों को हुक्म दिया। तत्काल अली वली टैक्सी में आगे सवार हुए। मुबारक अली पिछली सीट पर पसर गया तो टैक्सी वहां से रवाना हो गई। इरफान और शोहाब होटल गॉडविन के रिसेप्शन पर पहुंचे। मिस्टर ब्रजवासी कौन से कमरे में हैं? शोहाब ने पूछा। मिस्टर ब्रजवासी? रिसेप्शनिस्ट बोला। वो तो चेकआउट कर गए। अरे, उनका तो बड़े लंबे स्टे का प्रोग्राम था। सर, वो एकाएक बहुत अफरा तफरी में चेकआउट करके गए। कब? अभी बस कोई 15 मिनट पहले। कोई फॉरवर्डिंग एड्रेस छोड़कर गए? नो सर, वो आपके होटल से चले गए या मुंबई से ही चले गए? हमें कोई खबर नहीं सर। ओके, थैंक यू। दोनों रिसेप्शन पर से हट गए। यकायक गया। इरफान धीरे से बोला। अफरा तफरी में गया, इसका एक ही मतलब हो सकता है। क्या? शोहाब बोला। हमारी आमद की खबर लग गई उसे? खबर न लग गई, अंदेशा हो गया। किसी तरीके से मालूम पड़ गया कि उसका लोकल पता कोई राज नहीं रहा था, इसलिए पता बदलना उसने जरूरी समझा। हाँ, फिर तो वो मुंबई में ही कहीं होगा। हाँ, वो भी किसी दूसरे होटल में ही। होटल में क्यों? वो किसी के साथ रह सकता होता तो पहली बार ही क्यों होटल में ठहरता? दुरुस्त। तो अब पूछताछ करनी होगी। शायद किसी बेल बॉय ने उसकी मंजिल की बाबत कुछ सुना हो, शायद डोरमैन ने कुछ सुना हो, शायद वो टैक्सी वाला मिल जाए जो उसे इधर से कहीं लेकर गया था, बशर्ते कि वो किसी प्राइवेट कार पर इधर से न गया हो। देखेंगे। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।